Hello everyone. Today I'll be doing the extra class on surface tension. Many students are having this in your half yearly examination under the heading bulk properties of matter. So let's start without wasting any time. Surface tension. So what happens is uh, नोट्स तुमको मिल जाएगा एंड मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ. तो नोट्स जब तुम लोगे वहां से मैं जो समझा रहा हूँ उस वीडियो को देख के नोट्स को पढ़ के विल गेट एन आइडिया व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है. तो क्या होता है कि सरफेस टेंशन चीज क्या होता है. सरफेस टेंशन क्या होता है कि अगर तुम किसी एक सोचो कि एक नेट को ऐसे टान टान कर बांध लोगे तो क्या होता है कि एंड उसके ऊपर अगर तुम कोई बॉल को रख दोगे तो इट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड लाइक अ स्फीयर. तो मतलब ये जो नेट है इसको एक स्फेरिकल शेप में हो जाने का एक टेंडेंसी रहता है. ये टेंडेंसी रहता है बिकॉज इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. तो ये जो टेंडेंसी होता है दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन. तो टेंशन मतलब क्या होता है. टेंशन मतलब होता है फोर्स. हमको पता है टेंशन मतलब होता है फोर्स. तो मतलब होता है कि सरफेस एक फोर्स महसूस करता है जिसके वजह से वो अपना सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट को मिनिमाइज करने का कोशिश करता है. ये टेंडेंसी पैदा होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. तो क्या होता है कि अगर मैं कोई फ्लूइड का एकदम टॉप मोस्ट लेवल को देख लूं तो जनरली क्या होता है ये जो फ्लूइड का टॉप मोस्ट लेवल होता है दिस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन लाइक अ नेट इफ यू स्ट्रेच इट. So the topmost layer of a fluid, the topmost layer of a fluid behaves like a stretched membrane. Behaves like a stretched membrane. अब क्या होता है अगर ऐसा है तो इसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं आधा उठा हुआ आधा गिरा हुआ ऐसा है. अब क्या है कि इस वाटर मॉलिक्यूल्स को और भी वाटर मॉलिक्यूल्स खींचता है. दिस फोर्स विच is exerted between two molecules of similar type या फिर two substances of similar type, this force is called force of cohesion. तो वाटर यहाँ पे वाटर को खींचता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इसलिए और भी नीचे आने का कोशिश करता है. तो क्या होता है यहाँ पे जो वजन हम लोग बॉल के लिए उसको मिल रहा था यहाँ पे इतना वाटर मॉलिक्यूल्स रहने के वजह से ये पूरा मेम्ब्रेन को एक फोर्स मिलता है, उसको एक टेंशन महसूस होता है. तो इसलिए ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट. तो ये क्या होता है ये ऐसे गिर जाता है नीचे. तो मतलब जो लेयर एक ट्यूब में ऐसा दिखना चाहिए वो लेयर क्या दिखता है ऐसे दिखता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग मिनिस्कस बोलते हैं. प्रैक्टिकल्स में किए होंगे केमिस्ट्री का. तो ये जो मिनिस्कस होता है ये मिनिस्कस होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन. ये मिनिस्कस होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन. अगर ये फ्लैट रहता है मतलब सरफेस टेंशन बहुत कम है. उसमें हम लोग आएंगे इसका भी एग्जांपल्स होता है. तो एनीवे द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अ फ्लूइड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड ड्यू टू इट्स ओन वेट मतलब कि ड्यू टू द वेट ऑफ द liquid molecules on the topmost layer behaves like a stretched membrane. The topmost layer behaves like a stretched membrane. So this is due to the surface tension. अब देखो तब सरफेस टेंशन अगर मैं बोल दूं तब सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. मतलब के हर कोई लेंथ के वजह से जितना भी लेयर ऑफ द इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना भी टच है उसमें उतना ही सरफेस टेंशन ज्यादा महसूस होगा. तो फोर्स जो होता है फोर्स विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो जितना ज्यादा वो टच किया हुआ है उतना फोर्स भी उसका ज्यादा महसूस होगा. मान लो मैंने बोला अच्छा तो एक एक बात यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि न्यूटन पर मीटर होगा इसका सरफेस टेंशन. तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर इनवर्स एंड इसका डायमेंशन हो गया ml(T⁻⁻2) मल्टीप्लाइड बाई m0l-1 T0. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ रहा है ml0T⁻². ये है सरफेस टेंशन हमारा इसका यूनिट एंड डायमेंशन.
ये बात यहाँ पे मैंने खत्म कर लिया, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन हर किसी का टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, तो वो एक बार फॉलो कर लेना। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा दिया है, उसको पढ़ के तुम लोग उसको देख के तुम लोग थोड़ा बुक को पढ़ लेना, तो तुमको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि देखो कि कैसे हम लोग फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को अकाउंट में लेंगे, हाउ टू टेक इनटू अकाउंट। मैं क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूं। द थिंग इज दैट, मान लो मैंने बोला कि ये बोर्ड एक मेम्ब्रेन है, मतलब कि दिस बोर्ड इज द लिक्विड लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ फ्लूइड। तो इसके ऊपर एक निडल है। निडल तो मेरे पास नहीं है, मैं क्या क्या कर रहा हूं, मैं ये मार्कर को यहाँ पे लिया। ये मार्कर यहाँ पे एक, मतलब मैं पहले इसको ड्राइंग कर दे रहा हूं। दिस इज अ बकेट, इसके अंदर इतना पानी है एंड इसमें एक सुई रखा हुआ है। अब ये जो लेयर है इसको बोर्ड मान लो एंड ये सुई को ये मार्कर मान लो, ठीक है। ये मार्कर को अगर मैं देखूं तो मैं यहां से एक लाइन खींचा एंड मैं यहां से एक लाइन खींचा, तो देखो कितना लाइन आता है, ये 2 लाइन आता है। तो मतलब मार्कर का एक विड्थ होता है, तो वो विड्थ के हिसाब से ये लाइन भी वाटर के साथ लगा हुआ है, मतलब बोर्ड के साथ लगा हुआ है, ये लाइन भी लिक्विड के साथ मतलब बोर्ड के साथ लगा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे 2 लाइन ऑफ कांटेक्ट है जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जितना भी पतला हो जाए, सुई हो जाए, मतलब पतला है सुई, ठीक है, तो उसका एक विड्थ तो होगा ना। तो मतलब ये लेंथ लगा हुआ है, ये लेंथ भी लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इसका नीचे वजन है mg। क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्स टू पिक द निडल अप। फाइंड द फोर्स टू पिक द निडल अप। ओके, फाइंड द फोर्स टू पिक द निडल अप। मेरे को एक बात बताओ, हमको पता है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। मान लो इसका सरफेस टेंशन इज टी, इसको दिया हुआ है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टी दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि T इज इक्वल टू एफ बाई एल। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या लग रहा है, T इंटू एल। लेकिन बेटा यहाँ पे एक L तो है नहीं, यहाँ पे दो L है, तो हमको यहाँ पे T इंटू 2L करना पड़ेगा। इफेक्टिव लेंथ इज 2L। ओके, तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक है एंड तुमको अगर उठाना है तो उसका वजन को भी ओवरकम करके उठाना होगा। सो देयरफॉर क्या हो रहा है, टोटल फोर्स जो महसूस हो रहा है दैट इज mg प्लस t इंटू 2L। दिस इज द टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू पिक दिस निडल अप। क्योंकि यहाँ पे एक L ये था एंड एक L ये था, तो आई गेस आई मेड इट वेरी क्लियर कि क्या हो रहा है एक्चुअली, कि यहाँ पे एक नीडल को उठाने के लिए अगर तुमको फोर्स लगाना होगा तो एक फोर्स तुमको अपना इसका वजन के लिए देना पड़ेगा, एक फोर्स तुमको सरफेस टेंशन को ओवरकम करने के लिए देना पड़ेगा। आई गेस आई हैव मेड इट क्लियर, ठीक है। अब अगर ऐसा होता, मान लो कि मैं इसको मिटा दिया, अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं तो तुम लोग पॉज करके स्लो करके देख लेना, ठीक है, ये वीडियो। तो क्या है कि अगर मैं अभी बोल दूं कि मैं यहां पे एक एक सर्कुलर रिंग लिया, दिस इज अ circular ring, same situation on the same tumbler I have taken a circular ring जिसका radius is r, okay, and I have taken a circular disc, ये circular लिखा हुआ है, I have taken a circular disc जिसका भी radius है r। ये दोनों ही वही लिक्विड में रखा हुआ है, तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू पिक दिस थिंग अप। मान लो कि इसका भी वजन है नीचे mg, इसका भी वजन है नीचे mg, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ये डिस्क है, डिस्क को पहले मैं बोल दूं, डिस्क इज वेरी सिंपल, mg प्लस t इंटू द टोटल लेंथ। लेंथ क्या है, ये सरफेस टेंशन इज अ लेंथ फेनोमेना, ये तो मैं पहले ही बोल दिया। लेंथ क्या है, लेंथ इज 2 पाई आर, गॉट इट। सो mg मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर इज योर लेंथ। ओके, ये हो गया बात क्लियर। अब यहां पे देखो, यहां पे ये जितना भी पतला हो उसका 2 विड्थ है, लेकिन ये 2 विड्थ के अंदर इतना डिफरेंस है कि तुम उसको dr नहीं बोल सकते। मतलब कि दिस dr, द डिफरेंस बिटवीन द इनर रेडियस एंड द आउटर रेडियस ड्यू टू द थिकनेस ऑफ दिस रिंग इज वेरी नेग्लिजिबल। सो dr इज नेग्लिजिबल। तो तब क्या किया जाए, तब तुम अंदर वाले के लिए भी रेडियस को r ही मानोगे,
बाहर वाले के लिए भी रेडियस को आर ही मानोगे, क्योंकि आर प्लस डी आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर, मतलब ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, ये टेंड्स टू जीरो है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम जी प्लस टी इंटू यहाँ पे 2 पाई आर इनर के लिए एंड 2 पाई आर आउटर के लिए, दैट इज एम जी प्लस टी इंटू 4 पाई आर, एम जी प्लस टी इंटू 4 पाई आर। सो सर्कुलर रिंग के लिए ये, सर्कुलर डिस्क के लिए ये, अगर तुम देखें कि यहाँ पे जो डिफरेंस ड्यू टू द विड्थ ऑफ द सब्सटेंस है, ये अगर विड्थ इतना पतला है कि हम लोग डी आर को ले ही नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पे आर प्लस डी आर को आर ही मान लेंगे, तो एक 2 पाई आर इसके लिए और एक 2 पाई आर इसके लिए ही पैदा होगा। ठीक है, तो ये है सर्कुलर रिंग, ये है सर्कुलर डिस्क। ठीक है, अब वैसे ही अगर तुमको स्क्वायर फ्रेम देगा और अगर फ्रेम का विड्थ बहुत नेग्लिजिबल बोला तो अलग बात है, अगर तुमको स्क्वायर एक डिस्क दिया, डिस्क तो नहीं बोलेंगे उसको, स्क्वायर प्लेट दिया, तो क्या है कि तब उसका अलग होगा। तो ऐसे करके तुम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस तुमको दिया जा सकता है, जहां से तुम मेजर कर सकते हो कि कितना फोर्स लगेगा उसको उस लिक्विड से उठाने के लिए। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को मिटा दिया। ये था पहला टॉपिक सरफेस टेंशन के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। देखो पहली बात है कि सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये सब जो डेफिनेशंस होता है ये अच्छे से तुमको बुक में मिल जाएगा या फिर मैं नोट दे दूंगा, तो तुम यहाँ पे हम समझ रहे हैं बात को ताकि तुमको टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तो सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, तो क्या है, मान लो कि मेरे पास एक फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ये फ्रेम को मैंने, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ मूवेबल है, मतलब ये इस तरफ उस तरफ मूव कर सकता है। दिस एंड दिस आर रिजिड। ठीक है, तो मैंने इसको ए बी मान लिया। अब क्या है कि मान लो मैंने इसको एक सॉफ्ट फिल्म में डुबो दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टली डुबो दिया, मतलब इसका एक हैंडल है, मान लो यहाँ पे एक हैंडल है, वरना हम लोग डुबोएंगे कैसे, इसका एक हैंडल है, दो हैंडल पकड़ के मैंने डुबो दिया। अब देखो क्या है कि सॉफ्ट फिल्म का एक सरफेस टेंशन होगा, जिसके वजह से दिस लिक्विड विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, तो इसका सरफेस टेंशन यहाँ पे, इसका सरफेस टेंशन यहाँ पे, इसका सरफेस टेंशन यहाँ पे, इसका सरफेस टेंशन यहाँ पे एक्ट करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। अगर ऐसा हो गया तो ये तो रिजिड है, ये तो मूव नहीं करेगा, ये रिजिड है मूव नहीं करेगा, ये रिजिड है मूव नहीं करेगा, लेकिन ये तो मूवेबल है, तो ये मूव करने का कोशिश करेगा। एंड मान लो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ताकि ये मूव ना करे, मान लो। ठीक, तो अगर मैं ये फोर्स को लगाया कि ये मूव ना करे, तो ये फोर्स कुछ काम भी करेगा ताकि ये एरिया सेम रहे। ये फोर्स जितना काम कर रहा है पर यूनिट एरिया, मतलब के उतना काम को हम लोग बोलेंगे सरफेस एनर्जी। तो मतलब सरफेस एनर्जी बन गया सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा एरिया। तो ये एरिया को फिक्स रखने के लिए सरफेस टेंशन विल डू सम वर्क पर यूनिट एरिया। तो पूरा एरिया को पकड़ने के लिए जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, दैट इज सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा एरिया, दैट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स जो काम कर रहा है यहां पे, दैट इज सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा एरिया। तो चलो करते हैं इसको। मान लो कि मैंने बोला ये ए डैश बी डैश, अगर मैं ये फोर्स नहीं लगाता तो यहां पे आता, लेट दैट बी ए डैश बी डैश। ये ए बी बंदा अगर फोर्स मैं नहीं लगाता तो ए डैश बी डैश में आता, एंड ये ए डैश बी को, एक काम करो इसको ना ए डैश कर लो, इसको बी डैश कर लो। सो ये बी बी डैश को मैं स्मॉल एक्स मान लिया, स्मॉल एक्स। ओके, ये लेंथ को मान लो एल,
ये ब्रेथ को मान लो बी, ठीक। अब ये फोर्स कितना एरिया पे काम किया है, लेट अस सी। सो द थिंग इज दैट के डेल्टा एरिया क्या हो रहा है, पहला एरिया क्या है, पहला एरिया इज एल इंटू बी एंड द बड़ा एरिया इज एल इंटू बी प्लस एक्स। तो पहले काम करता है डेल्टा एरिया एल इंटू बी प्लस एक्स माइनस एल बी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे एल बी प्लस एल एक्स माइनस एल बी। अब यहां पे ही बात है कि यहां पे दो लाइन है, दोनों ही लाइन मॉलिक्यूल का जो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर या फिर जो लिक्विड सरफेस के ऊपर है। तो मतलब यहाँ पे एल तो होगा नहीं, अगर ये एक एल है तो यहाँ पे ये भी एक एल है, ये दोनों ही सरफेस टेंशन फील कर रहा है, तो हमको 2L लेना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज 2L B प्लस 2LX। दैट इज हाउ इट इज 2 इंटू L इंटू एक्स, ठीक है। सो दिस इज डेल्टा ए, ओके। अब क्या है कि तब हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि सरफेस एनर्जी जो है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, मैं इसको T मान लिया, T इंटू डेल्टा ए, दैट इज T इंटू 2L इंटू एक्स, ओके। सो द थिंग इज दैट के दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सो दिस इज द relation between surface energy and surface tension. So if delta A is equal to 1, then surface energy is equal to surface tension. ये रिलेशन आता है, राइट द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है इस चैप्टर के लिए। एंड सरफेस एनर्जी क्या है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। एंड सरफेस एनर्जी का तब यूनिट क्या होगा, this is surface tension is force, surface tension is force per unit length multiplied by delta area। तो डेल्टा एरिया क्या है, एल स्क्वायर। तो देखो दिस इज एफ इंटू एल, सो डायमेंशनल इक्वल टू एनर्जी हो गया। डायमेंशनली इट इज इक्वल टू एनर्जी। तो ये तो सही है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज करेक्ट, राइट। सो surface tension is equal to T into 2L into X. This is the surface energy and surface tension, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पे एरिया का चेंज हो रहा है, so there will be some energy involved, either energy will be required or energy will be released। अगर एरिया चेंज होने के बाद सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होता है और ठंडाहट महसूस होता है, मतलब के कूलनेस इज प्रोवाइडेड। मान लो कि तुमने वाटर को स्प्रे किया, देखो कि स्प्रे करने के बाद एक कूल इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे बड़ा वाटर छोटे छोटे एक वाटर ड्रॉप बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट कर जाता है, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होता है, वहां पे ठंडाहट महसूस होता है, वी फील कोल्ड। अगर बहुत सारा स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलके कोलिस करके एक बिग ड्रॉप पैदा करता है तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, वो एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दैट इज द केस, क्लियर है, राइट। सो ये है बात। तो हम लोग अभी देखेंगे कैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स का सम्स बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, वाटर ड्रॉपलेट्स का सम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो एक दो सम हम लोग देखते हैं। एक है एक वाटर ड्रॉपलेट बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट हो रहा है, एंड एक में उल्टा हो रहा है, बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स कोलिज होके एक बिग ड्रॉप बन रहा है। सो लेट अस स्टडी दैट। मैं 1000 ड्रॉपलेट लेके सम बोलूंगा। तो मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, देखो दो क्वेश्चन लगभग सेम ही है, मतलब 99% दोनों ही क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ एक में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एक में एनर्जी रिलीज होता है, बाकी का काम सेम ही रहता है, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इज वाटर ड्रॉप splits into a water drop splits into 1000 small droplets, okay।
So the question is that के find the area, sorry, find the energy released. Find the energy released. Find the energy released. टेंशन दिया रहेगा, सरफेस टेंशन इज प्रोवाइडेड, उसको अभी फिलहाल हम लोग टी मान लेते हैं, सरफेस टेंशन को टी मान लो। रेडियस भी तुमको मेंशन किया जाएगा, छोटा ड्रॉपलेट का रेडियस, बड़ा ड्रॉपलेट का रेडियस तुमको मेंशन किया जाएगा। अब मान लो मैंने बोला कि कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रेडियस ऑफ ड्रॉप, स्मॉल आर इज द रेडियाई, रेडियस ही पकड़ लो, रेडियस ऑफ अ स्मॉल ड्रॉपलेट। सबसे बड़ा मुद्दा यहां पे होगा कि अगर एक बहुत बड़ा ड्रॉप है, दिस इज सिस्टम 1, ये अगर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो, दिस इज सिस्टम 2, तो द थिंग इज दैट के सिस्टम 2, तो इन दोनों में वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, बट सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम 1 इज लेस देन सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम 2। सिस्टम 2 जैसे बहुत फैला हुआ है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा लेता है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम 1 विल बी लेसर देन सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम 2। तो पहले हम लोग वॉल्यूम रिमेन्स द सेम से क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस रेडियस एंड दिस रेडियस। चलो देखते हैं, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, इसको यहां पे लिया जाए तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू कितना है 1000, तो 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू आर क्यूब, दैट इज कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अब तब यहां से हम लोग देखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम 1, सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम 1 क्या होने वाला है 4πr², जैसा है वैसा ही रख दो। यूनिट्स देना, मैंने यूनिट्स नहीं मेंशन किया, यूनिट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर यूनिट देख लेना सब सेम यूनिट में है कि नहीं। सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम 2, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है n इंटू, मतलब जितना ड्रॉपलेट्स है इंटू 4π स्मॉल r²। अब देखो r क्या है 10 इंटू स्मॉल r, तो हम क्या लिखेंगे 4π इंटू 10 इंटू स्मॉल r होल स्क्वायर, दैट इज 4π इंटू 100 r², दैट इज 400π r², ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 10 स्क्वायर 100, 100 r², राइट, 4π 100 r², 400π r², एंड दिस इज 4000π r²। तो डेल्टा एरिया क्या हो गया, डेल्टा एरिया इज इक्वल टू 4000π r² माइनस 400π r², दैट इज 3600π r², दैट इज 3600π r²। राइट, अब तुमको मांगा क्या है, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड। देखो यहां पे एनर्जी रिलीज्ड है, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, तो यहां पे एक बार गौर कर लो कि सिस्टम 2 का एरिया माइनस सिस्टम 1 का एरिया इज द एरिया। तो सिस्टम 2 का एरिया माइनस सिस्टम 1 का एरिया इज द चेंज इन एरिया। तो यहां पे चेंज इन एरिया जो है, तो पहला एरिया छोटा था, अब एरिया बड़ा हुआ, तो हम अगर इसको चेंज मानेंगे तो एरिया का चेंज पहले जो था उस हिसाब से चेंज ज्यादा हुआ। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मैं डेल्टा एरिया को सिस्टम 1 का एरिया माइनस सिस्टम 2 का एरिया मान लूं, तो डेल्टा एरिया विल बी समवट 400 माइनस 4000, हम उसको मेंशन नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये नेगेटिव कहां से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया पहले वाला छोटा पड़ रहा है, दूसरे वाला ज्यादा बड़ा पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले 400 फिर 4000 लिखना जरूरी था, लिखने का जरूरत नहीं होता है। फिर भी एनर्जी क्या होगा तब, एनर्जी विल बी इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एरिया। तो टी हमको कुछ दिया रहेगा, डेल्टा एरिया तुमने यहाँ पे मेजरमेंट कर लिया है, तो सिंपली यहाँ पे टी का वैल्यू बिठाओ 3600π r², जो यूनिट होगा वो यूनिट लिख देना है। ऐसे करके वाटर ड्रॉपलेट स्प्लिट होता है, या फिर स्प्लिटेड ड्रॉपलेट को फिर से जोड़ोगे तो सेम ही चीज होगा, वहां पे सिस्टम 1 ये बन जाएगा, सिस्टम 2 ये बन जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग सरफेस एनर्जी
का सम्स करते हैं, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज टू स्प्लिट अ ड्रॉप इनटू मल्टीपल ड्रॉपलेट्स, या फिर द जॉइनिंग ऑफ न्यूमरस ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। ऐसा सम्स बहुत कॉमन होते हैं, ऐसा सम्स आते हैं, और ऐसा सम्स का हमारा जो अप्रोच है वो ऐसे किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक विच इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। द थर्ड हेडिंग will be shape of meniscus. Give a heading, shape of meniscus. तो शेप ऑफ मिनिस्कस बोलने के बाद मैं ये वीडियो एंड करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का जो टॉपिक है वो मैं बोलूंगा, ठीक है। एंड एक थर्ड वीडियो मैं डालूंगा जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहेगा जो कि टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता है, रेफरेंस बुक्स में होते हैं, टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता है, वहां से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। बहुत सारा स्कूल होता है जहां पे ये क्वेश्चंस दिया जाता है, तो उसके लिए मैं एक थर्ड वीडियो डालूंगा सरफेस टेंशन का। ये एक बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, ठीक है। एनीवे, सो द थिंग इज दैट कि शेप ऑफ मेनिस्कस। तो शेप ऑफ मेनिस्कस कैसे होता है, देखो कि ऐसा हो सकता है कि ये एक शेप ऑफ मेनिस्कस हो सकता है जो कि बहुत कॉमन है, हमको यही ज्यादा दिखाई पड़ता है। शेप ऑफ मेनिस्कस ऐसे हो सकता है, ये थोड़ा अनकॉमन है। शेप ऑफ मेनिस्कस ऐसे हो सकता है, ओके। सबसे पहला बात है यहां पे, द फर्स्ट थिंग टू मेंशन इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है। तो इसको ही अगर हम लोग ऐसे देख लें कि ये एक ग्लास रखा हुआ है, ग्लास वेसल रखा हुआ है वाटर में, तो ये वाटर ऐसे हो जाएगा, तो ये ही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे आएगा। मतलब दिस आर द सेम ड्राइंग। यहां पे मैंने जब ग्लास के अंदर पानी है एंड यहां पे पानी के अंदर ग्लास है, दोनों में ही मैंने ड्रॉ कर लिया। दिस इज वाटर इन ग्लास, दिस इज ग्लास इन वाटर। अब दिस इज मरकरी इन ग्लास एंड दिस विल बी ग्लास इन मरकरी। ये ग्लास ट्यूब है जिसको मैंने मरकरी में डाला है, तो ये ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज ग्लास इन मरकरी and this is pure water in pure silver. And this is pure silver in pure water. This is a silver container, this water. So this is pure silver in pure water, pure silver in pure water. अब क्या है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ओवर हियर। तो उसका डेफिनेशन तो मिल ही जाएगा, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहां पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यहां पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। What is angle of contact? It is the angle between the tangent that tangent with the vertical axis of the container and the tangent with the shape of the meniscus. ठीक है, मतलब ये लिक्विड का जो टेंजेंट हो रहा है विद द वर्टिकल एक्सिस या फिर विद द वर्टिकल कंटेनर्स एक्सिस, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका डेफिनेशन नोट में लिखवा दूंगा मैं, या फिर लिखा है, नोट जब देंगे तब वहां पे मिल जाएगा डेफिनेशन इन द नोट। वो हमारा अभी ये ऑनलाइन वीडियो का मुद्दा है नहीं कि व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वो मैं डेफिनेशन वहां पे मिल जाएगा तुमको। बात समझो यहाँ पे कि ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, इक्वल टू 90 कब होता है, ये है हमारा कंसर्न यहाँ पे। पहली बात एग्जांपल्स क्या है वो हमने देख लिया। इसका एक्चुअल एंगल होता है 8 डिग्री, इसका एक्चुअल एंगल होता है 135 डिग्री, इसका तो 90 डिग्री होता है। ये कभी कभी एकदम डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, 8 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे करके सवाल पूछा जाता है कि इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। एनीवे,
तो द थिंग इज दैट कि इसको हम लोग किस हैसियत से, मतलब कौन सा कंडीशन में डालेंगे तो जाके ये थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 90 इक्वल टू 90 बनेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे द कंडीशंस विद रेस्पेक्ट टू एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। सो द कंडीशंस विल बी विद रेस्पेक्ट टू एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, कोई भी दो सब्सटेंस जिसका मेटेरियलिस्टिक अप्रोच या फिर मेटेरियल जिसका बिल्कुल अलग है, उसको जोड़ने के लिए जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। मान लो कि वाटर एंड ग्लास, ठीक है, ये दोनों का सब्सटेंस बिल्कुल अलग है, और जो सेम सब्सटेंस को जोड़ने के लिए जो फोर्स यूज होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स क्या हो गया, द फोर्स which joins two substances of different material, and cohesive force क्या होता है, two substances of same material when try to attract each other, that force is called a cohesive force। यहाँ पे जो पहली बात है तुमको जानना होता है, मैं इसको मिटा दिया अभी। यहाँ पे जो पहली बात है जो तुमको जानना होता है, दैट इज कि अगर मैं यहाँ पे एक कंटेनियल लिया, मान लो कि मैंने मिनिस्कस को ऐसे ले लिया, जो कि मेरे को लेना नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक जनरलाइज वे में ले लिया, तो एडहेसिव फोर्स जो होता है वो बिल्कुल सीधा इस तरफ रहता है बाय रूल। मतलब ये तुमको पहले मानना पड़ेगा कि ये है, Fa इज लाइक दिस एंड Fc द कोहेसिव फोर्स इज लाइक दिस। तो दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, सो द एंगल बिटवीन Fa एंड Fc इज ऑलवेज 135 डिग्री। सो पहली बात है नोट में, सबसे पहली बात है नोट इज Fa एंड Fc हैव 135 डिग्री मेड विथ ईच अदर। मान लो कि इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे है, मान लो इसका रिजल्टेंट फोर्स कहीं यहाँ पे है, ठीक। अब मान लो कि मैंने बोला कि यहाँ पे दिस रिजल्टेंट मेक्स दिस एंगल विद द कोहेसिव फोर्स, दिस इज थीटा मान लो, एक काम करो फाई मान लो इसको, फाई। तो द थिंग इज दैट कि अब मैं क्या बोल सकता हूं कि वेक्टर में हम लोग क्या पढ़े थे तब, tan फाई क्या होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है Fa, उसका ही साइन कंपोनेंट, थीटा मतलब 135 डिग्री, द एंगल बिटवीन द कंपोनेंट्स, Fc प्लस Fa cos थीटा, ठीक है। ये वेक्टर्स में हम लोग देखें। अब देखो क्या है कि यहाँ पे फाई क्या है, यहाँ पे फाई है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मान लेते हैं कि पहला केस 1 क्या था, फाई वाज लेस देन 90 डिग्री, तो मतलब फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब वो ट्रिगोनोमेट्री का पहला क्वाड्रेंट। तो क्या है कि tan फाई विल बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, देखो ये तो पॉजिटिव है ही, नीचे वाला भी पॉजिटिव होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर Fc प्लस Fa cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। अब देखो थीटा क्या है, 135 डिग्री, सो Fc प्लस Fa cos 135 डिग्री is greater than 0 degree, sorry 0 so Fc minus Fa by root 2 is greater than 0, so Fc is greater than Fa by root 2। so this is the condition for the first case 1, जब theta is less than 90, मतलब के water in glass और glass in water, इसका तब क्राइटेरिया क्या हो रहा है कि √2 Fc is greater than Fa, right? √2 Fc is greater than Fa, this is the condition for case 1। मान लो अभी के case 2, अब देखो ये तो ट्रू है, दिस इज द ट्रूथ, ओके। ये सबके लिए ही होगा, अगर R इस तरफ भी आ जाएगा तब भी ये होगा, अगर R एकदम सीधा आएगा तब भी ये होगा। R 3 टाइप का हो सकता है, एक R ऐसे आ सकता है, एक R थोड़ा इस तरफ टिल्ट हो सकता है लाइक दिस, और एक R एकदम सीधा इस तरफ से आ सकता है लाइक दिस। यही 3 R होगा, एक में लेस देन 90, एक में ग्रेटर देन 90, एक में 90, यही होने वाला है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक्चुअली मैंने, मतलब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में R इस तरफ आएगा, दिस इज केस 1, ओके, दिस इज केस 2, मैंने एक जनरलाइज लिया था उस टाइम पे, एंड दिस इज केस 3। मतलब इसमें देखो ये एक्यूट होगा, इसमें देखो ये ऑब्ट्यूज होगा, एंड इसमें ये पूरा 90 डिग्री होगा, दैट इज द केस ओवर हियर, ठीक है।
तो ऐसे करके हम लोग मान सकते हैं। अब अगर तुम चाहो तो तुम अगर 90 डिग्री का ही तुम कैलकुलेशंस करना चाहते हो, मान लो कि मैं थोड़ा इसको थोड़ा चेंज किया, ठीक है, लेट अस जस्ट चेंज द टॉपिक राइट नाउ, मैं थोड़ा इसको घुमा के बताऊंगा, मैं इसको मिटा दिया, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक, इसको भी मिटाते हैं, ठीक। हमारे पास 90 डिग्री का एकदम फिक्स्ड एक डायग्राम है, जैसे कि मैंने बोला कि ये ऐसा है, ये एफ ए है विच ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री, सो वी हैव अ क्लू दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री एंड आई से के मान लो कि रिजल्टेंट यहां पे है एंड मान लो रिजल्टेंट इस तरफ कर रहा है एंगल फाइव, मान लो मैंने उलट दिया। अब देखो क्या है कि अगर इस तरफ का एंगल फाइव है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी फाइव ही होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये वाला एंगल को तुम एंगल ए मान लो, ओके, एंड मान लो कि दिस इज द टेंजेंट, तो ये जो रेडियस है यहां पे ये कोई सर्कल बनेगा ना, ये रेडियस इज ऑल्सो 90, मतलब द रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं यहां पे ये वाले को अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट मानूंगा तो मेरे को एक बात बताओ कि ये वाला एंगल ए है, तो 5 प्लस ए क्या हो रहा है, 5 प्लस ए 90 डिग्री हो रहा है, राइट। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि यहां पे दिस इज 45, वो अलग है, मैं अगर इसको अभी एंगल मान लू, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो अगर ये फाई हो गया तो मेरा कहीं से ये भी फाई होने वाला है, बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। सो एनीवे मैं अगर इसको ऐसे बोल दूं यहां पे कि ये बंदा अगर यहां पे फाई बना रहा है विथ एफ ए एंड एफ सी के बीच एंगल 135 डिग्री, दैट इज ट्रू, तो tan फाई क्या बनेगा, tan फाई विल बी एफ सी साइन 135 डिग्री बाई एफ ए प्लस एफ सी कॉस 135 डिग्री, ठीक है। तो मैं बोलूंगा tan फाई इज इक्वल टू एफ सी, मतलब tan फाई यहां पे अगर मैं इसको एक्यूट मान लिया, तो इफ फाई इज लेस देन 90 डिग्री देन tan फाई विल बी ग्रेटर देन जीरो, जैसे मैंने पहले भी बोला था। तो इस हिसाब से एफ ए प्लस एफ सी कॉस 135 डिग्री विल बी ग्रेटर देन जीरो, so if a minus fc by root 2 is greater than 0, if a is greater than fc by root 2, तो मैं बोल सकता हूं root 2 if a is greater than fc अगर एक्यूट है, तो दिस a अगर पूरा 90 है तो ये फाई 90 से कम है, मतलब हम श्योर है कि वो एक्यूट है, सो दिस इज केस वन, दिस इज केस वन, दिस वन इज केस वन। अब मान लो अगर हम लोग बोले केस टू में जो हम लोग पढ़े थे, केस टू में इफ फाई इज ग्रेटर देन 90, सो नाउ वी आर श्योर कि अभी आर इस तरफ ही होगा, क्योंकि ये अगर 90 है तो ये ग्रेटर देन 90 होगा, देन tan फाई विल बी लेस देन जीरो, नेगेटिव होगा, क्योंकि तब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा फाई, एंड देन मैं बोल सकता हूं एफ ए प्लस एफ सी कॉस 135 विल बी लेस देन जीरो, देन एफ ए माइनस एफ सी बाई रूट टू इज लेस देन जीरो, and fa is less than fc by root 2, then root 2 fa will be less than fc, so this is the criteria for case 2 जो कि ऑब्ट्यूज है, मतलब दिस इज वाटर इन ग्लास, ग्लास इन वाटर, दिस इज मरकरी इन ग्लास, ग्लास इन मरकरी, एंड केस 3, एंड केस 3 में क्या होगा, जब फाई इज 90 डिग्री, so tan phi is undefined, मतलब denominator is zero, denominator is zero, then मैं बोल सकता हूं कि fa plus fc cos 135 is equal to zero, that is fa minus fc by root 2 is equal to zero, that is fa is equal to fc by root 2, that is root 2 fa is equal to fc। तो मिनिस्कस क्या क्या हो सकता है, मिनिस्कस कॉनकेव हो सकता है, अगर थीटा इज लेस देन 90 देन मिनिस्कस विल बी कॉनकेव व्हेन लुक फ्रॉम अपवर्ड्स। सो थिंग इज दैट के मिनिस्कस यहां पे क्या होगा, मिनिस्कस इज कॉनकेव व्हेन व्यूड फ्रॉम
अबव, यहाँ पे सभी चीज को अबव से ही व्यू किया जाएगा। उस हिसाब से इसका क्या होगा, इसका जब होगा तब मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स, सो मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स, मतलब कि लाइक दिस, ये ऐसा मेनिस्कस होने वाला, ऊपर से देखोगे तो कॉन्वेक्स नजर आएगा। एंड यहाँ पे मेनिस्कस इज फ्लैट, यहाँ पे मेनिस्कस इज फ्लैट। तो हेडिंग था शेप ऑफ मेनिस्कस। शेप ऑफ मेनिस्कस क्या क्या हो सकता है, कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। अगर कॉन्केव हो गया देन द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90, अगर कन्वेक्स हो गया देन द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90, अगर फ्लैट हो गया देन द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 90। अब द थिंग इज दैट के एंगल ऑफ कांटेक्ट के बावजूद भी हम लोग और एक क्राइटेरिया से देखते हैं शेप ऑफ मेनिस्कस क्या होने वाला है। अगर शेप ऑफ मेनिस्कस कनकेव होने वाला है देन √2 एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, अगर कन्वेक्स होने वाला है तो √2 एडेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, अगर फ्लैट होने वाला है तो √2 एडेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स। ये है 3 क्राइटेरिया मेनिस्कस का, ठीक है। सो दिस वाज अ टॉपिक। इसके बाद जो टॉपिक आएगा दैट इज एक्सेस प्रेशर एंड कैपिलरिटी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद ही चैप्टर में और कुछ नहीं रहता है। तो सेकंड वीडियो में हम लोग इन 2 टॉपिक को कवर अप कर लेंगे।